ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ लग रहा है। तो ऑपरेशनल रिस्क हम लोग पढ़ लिए, पीपुल, प्रोसेस, सिस्टम एंड एक्सटर्नल इवेंट। अब एक्सचेंज रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। एक्सचेंज रिस्क क्या है, ये हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही डीपली डिस्कस्ड करने होंगे आगे के लेक्चरों में, क्योंकि ये ही इस BFM का दीज आर द मेन पार्ट। तो आगे हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे। एक्सचेंज रेट इज द मोस्ट कॉमन एंड ऑब्वियस रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज। जैसे एक्सचेंज रिस्क, जहाँ फॉरेन एक्सचेंज होगा वहाँ एक्सचेंज रिस्क होगा ही होगा। अभी डॉलर 1 रुपया मिल रहा है, तुरंत 1.90 पैसा मिल रहा है, तुरंत फिर 80 में, तुरंत 1 रुपया 20 पैसा में। तो ये एक्सचेंज रिस्क है ना। तो ये रिस्क अराइज होता है मेनली ऑन अकाउंट ऑफ फंक्शनल फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट। हम लोग पढ़ चुके हैं कि फ्लक्चुएशन एवरी 3 to 4 सेकेंड में एक फ्लक्चुएशन होता है ना। तो 3 से 4 सेकेंड में जब एक फ्लक्चुएशन होगा एक्सचेंज रेट में, तो एक्सचेंज रिस्क अराइज होगा। It refers to the possibility of a decline in the value of the return occurring to an investor owing to the depreciation in the value of the asset currency. ठीक है। अभी जैसे हाल ही में क्या हुआ था, रुपये डॉलर जो है बहुत ज़्यादा, ये डॉलर का दाम बढ़ गया था 2-3 साल पहले, तो उसी के बारे में लिखा गया बुक में। अब हम पढ़ेंगे क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क जो होता है वो कैसे होता है। इट इज़ अ रिस्क ऑफ लॉस which arises due to inability or unwillingness of the counterparty to meet the obligation at maturity of the underlying transaction। कहने का ये मतलब है कि जैसे मैंने किसी को लोन दिया और उसने पैसे टाइम पे नहीं भरे, तो इससे क्या अराइज होगा, क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्री सेटलमेंट रिस्क एंड सेटलमेंट रिस्क। दो तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। प्री सेटलमेंट, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्रेडिट रिस्क। तो आप प्री सेटलमेंट और ये सेटलमेंट दोनों दे देगा। तो प्री सेटलमेंट रिस्क इज द रिस्क ऑफ फेल्योर ऑफ द काउंटर पार्टी बिफोर मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, देयर बाय एक्सपोजिंग टू द अदर पार्टी टू कवर द ट्रांजेक्शन एट द ऑनगोइंग मार्केट रेट एंड विद द न्यू काउंटर पार्टी। मान लीजिए कि जैसे मान लो कि मैंने मार्केट में पैसा लगाया 1 करोड़ रुपया, और हमको मान लो कि 6 महीने के लिए लगाया, लेकिन हमको 3 महीने में वापस चाहिए। अब 3 महीने में अगला पार्टी दे नहीं रहा है। अगर दे नहीं रहा है और हमको जो है दूसरे पार्टी को देना था, मान लो 1 करोड़ रुपया, और हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो हमको एक रिस्क होगा ना, क्योंकि मार्केट की रेट्स पे हमने उससे डील किया था और मार्केट की रेट अप एंड डाउन हो गई है, तो फिर बाद में क्या होगा, एक रिस्क अराइज होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेंडिंग एंड बोरोइंग, क्रेडिट रिस्क आल्सो अराइजेस from the possibility of a loss resulting from borrower's failure to repay a loan to meet contractual obligation. It also arises from an issuer's failure in paying the coupon amount of repaying the principal amount on maturity in respect of bond, debenture, commercial paper, inter-corporate deposit issued by company. The default may arise due to non-performance of borrower's business, non-performance of industry, overall economy. तो ये जो है इसमें कह रहा है कि लेंडिंग एंड बोरोइंग के केस में अगर हम देखें तो क्रेडिट रिस्क जो है किसी बोरोअर्स को रीपे जब लोन नहीं करेगा उसके वजह से भी हो सकता है, और ये किसी मान लो किसी कंपनी को कूपन अमाउंट देना है तो वो नहीं दे पा रही उसकी वजह से होगा, या फिर जो है किसी बॉरोवर के बिजनेस के नॉन परफॉर्मेंस की वजह से उसका ऑब्लिगेशन नहीं हो पा रहा उसकी वजह से होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको हम लोग हर्स्टेट रिस्क भी कहते हैं, HERSTATT।
हर्स्टेड रिस्क। हर्स्टेड रिस्क इसको क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। इट इज़ द रिस्क ऑफ द फेल्योर ऑफ द काउंटर पार्टी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेटलमेंट ड्यू टू द टाइम जोन डिफरेंस। ये जो सेटलमेंट रिस्क है ये टाइम जोन डिफरेंस की वजह से होता है, और इसमें काउंटर पार्टी ने जब किसी भी सेटलमेंट के दौरान जब वो पैसा नहीं दे पाता है टाइम जोन फैक्टर की वजह से, डिफरेंस की वजह से, तो क्या होता है, ये रिस्क एराइज होता है। और ऐसा एक रिस्क एराइज हुआ था, इसको हम हर्स्टेड रिस्क क्यों कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। एक जर्मन बैंक था, बैंक हॉज हर्स्टेड, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। वहाँ पे जो है ड्यू टू डिफरेंट टाइम जोन फैक्टर की वजह से बैंक कोलैप्स कर गया था। इसलिए इस सेटलमेंट रिस्क को हम लोग क्या कहते हैं, हर्स्टेड रिस्क भी कहते हैं। इसमें क्या हुआ था कि 3 नवंबर को बैंक ए जो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में था उसने 1 लाख यूरो बाय किया बैंक बी से जो न्यूयॉर्क में था 5 नवंबर के लिए स्पॉट वैल्यू पे। और जब दोनों इन्होंने सोचा कि 5 नवंबर को दोनों सेंटर खुले रहेंगे, लेकिन क्या हुआ, जोन डिफरेंस, टाइम जोन डिफरेंस होने की वजह से बैंक बी विल रेमिट 1 लाख $US to बैंक ए फर्स्ट एंड विल एक्सपेक्ट रिसीप्ट ऑफ द काउंटर वैल्यू 1,55,000 व्हेन यूएसए ओपन्स। जैसे बैंक बी में पहले ही 5 तारीख हो गई और वहाँ पे 5 तारीख बाद में हुई, तो 5 तारीख को उसने पूरा पैसा तो दे दिया, लेकिन यूएस से जो पैसा आना था, जब यूएस की मार्केट ओपन होंगे तो वहाँ से क्या हुआ, पैसा नहीं आया, जिससे सेटलमेंट रिस्क पैदा हुआ और वो बैंक क्या हो गया, कोलैप्स कर गया। अब लिक्विडिटी रिस्क के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। लिक्विडिटी रिस्क इज द पोटेंशियल ऑफ फॉर लायबिलिटी टू ड्रेन फॉर अ बैंक एट अ फास्टर रेट देन एसेट्स। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब क्या, जहाँ लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ रहा है, जहाँ मार्केट में पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे हमें मान लो मेरे पास, मैंने कस्टमर से डिपॉजिट करवाए हैं और सभी कस्टमर एक ही दिन पैसा मांगने आ गए, तो लिक्विडिटी रिस्क राइज होगा, क्योंकि हम एक ही दिन में सारे लोगों को पैसा दे नहीं पाएंगे। या लोगों ने लोन लिया और पैसा नहीं दे रहे हैं और मुझे डिपॉजिटर्स को पैसे लौटाने हैं, उसमें भी लिक्विडिटी क्रंच आएगा। तो इसमें देखिए, द मिसमैच इन द मैच्योरिटी पैटर्न ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी गिव्स राइज ऑफ लिक्विडिटी रिस्क। तो यहाँ पे वही लिखा, मैच्योरिटी पैटर्न जो मिसमैच होता है, जैसे मान लो कि 1 लाख रुपये मेरे पास है और 1 लाख रुपये मैंने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, किसी को लोन दे दिया, लेकिन वो 1 लाख किसी पब्लिक का था जिसने 1 साल के लिए मुझको दिया था। अभी वो 6 महीने में आ गया पैसे मांगने और लोन मैंने 1 साल के दिया, तो पैसा वापस नहीं आया, तो क्या होगा, लिक्विडिटी रिस्क होगा। जो पैसा जिससे मैंने लिया था उसको देना होगा और मेरे पास लिक्विडिटी है नहीं, तो इससे क्या आ जाएगा, लिक्विडिटी रिस्क। दस इट इज़ अ रिस्क विच मे अराइज ड्यू टू पार्टी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन अनेबल टू मीट इट फंडिंग रिक्वायरमेंट और execute a transaction at a reasonable price on the maturity date। ठीक है, liquidity represent the availability of cash or assets that may quickly be sold। liquidity का मतलब कैसे, ऐसे एसेट जिसको हम लोग क्विकली सोल्ड कर सकते हैं, जिससे हमें कैश तुरंत मिल जाएगा। The risk of falling to settle liabilities because of insufficient cash or liquid asset on the hand is defined as liquidity risk। liquidity risk की क्या definition है, the risk of failing to settle liabilities को सेटल करने के लिए जो फेल हो जाएंगे हम, वो किसकी वजह से, इनसफिशिएंट कैश और लिक्विडिटी एसेट की वजह से, तो लिक्विडिटी रिस्क अराइज होगा। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वेल कैपिटलाइज्ड बैलेंस शीट इन बैंक्स इनएबिलिटी टू फंड इट बैलेंस शीट इन एन सस्टेनेबल वे, लिक्विडिटी में लीड टू पॉजिटिव लिक्विड गैप।
ए पॉजिटिव लिक्विड गैप का मतलब है नो लिक्विडिटी रिस्क बट अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्ट एंड इंक्रीज इनकम इन लेस, और नेगेटिव लिक्विडिटी गैप रिस्क अप टू द बैंक एंड फ्यूचर फंड रेजिंग रिक्वायर्ड। जैसे अगर हमारा पॉजिटिव लिक्विडिटी रेट गैप है, जैसे हमारे पास पॉजिटिव लिक्विडिटी गैप का मतलब हमारे पास फंड ज़्यादा है तो हमें नो लिक्विडिटी रिस्क होगा, लेकिन हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी रहेगी हम इन्वेस्ट कर सकें किसी दूसरे चीज़ों में। ये अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी क्योंकि हम इन्वेस्ट करेंगे तो फिर से लिक्विडिटी क्रंच आ जाएगा, हमें हमेशा वो पैसा मेंटेन करना होगा। दूसरा निगेटिव लिक्विडिटी गैप, जब जो है रिस्क टू द बैंक एंड फ्यूचर फंड रेजिंग रिक्वायर्ड, जब रिस्क जो है बैंक को क्या होगा फ्यूचर फंड रेजिंग से की ज़रूरत होगी, तो वो ये निगेटिव लिक्विडिटी गैप होगा। जब हमारे पास पैसा कम है और देना ज़्यादा है तो निगेटिव गैप होगा। तो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटीज पोजेज हाई लिक्विडिटी रिस्क फॉर द बैंक, जो शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी है उससे हाई रिस्क मेंटेन होता है बैंक में। अब हम लोग गैप रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? गैप रिस्क। गैप रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है? तो गैप रिस्क जो है, इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस अ बैंक बाइज एंड सेल करेंसीज फॉर स्पॉट एंड फॉरवर्ड वैल्यू। तो बैंक क्या करता है? बाइज एंड सेल करता है करेंसी फॉर स्पॉट एंड फॉरवर्ड। स्पॉट एंड फॉरवर्ड वैल्यू के लिए बैंक क्या करता है? करेंसीज को बाय एंड सेल करता है। It may not be always possible for the bank to match its forward purchase and sale. बैंक के लिए हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि वो अपने फॉरवर्ड परचेज और सेल को मैच कर सके। Thus, if the purchase and the sale take place on the different value date, while the bank may completely stand hedged on its exchange front, it creates a mismatch at future date between the assets and liabilities, which refers to a gap. ये कह रहा है कि इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस बैंक बाइज एंड सेल्स करेंसी, बैंक करेंसी को खरीदती और बेचती किस रेट पे? स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट पे। इट मे नॉट बी ऑलवेज पॉसिबल फॉर द बैंक टू मैच इट फॉरवर्ड परचेज एंड सेल। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो खरीद और बेच के उतना मुनाफा कमा ले, क्योंकि उस समय हो सकता है प्राइस कम हो या ज़्यादा। Thus, if the purchase and sale take place for a different value date, और मान लो कि उस दिन वो बेच नहीं पाया और किसी को पैसा देना है, तो वैल्यू डेट हमारा डिफरेंट हो जाएगा और बैंक में completely stand hedged on exchange front. It creates a mismatch at a future date between its assets and liability, which refers to gap. उस दिन उसका जो है एसेट या लाइबिलिटी में गैप ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी को हम लोग इस गैप के नाम से जानते हैं। These gaps are to be plugged by the bank by paying receiving appropriate forward differential. Therefore, it is the risk arising out of adverse movement in implied interest rate or actual interest rate differential. तो गैप रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसे होता है? It is the risk arising out of adverse movement in implied interest rate और actual interest rate. अभी जो actual है और implied में जो हम सोच रहे हैं कि ऐसा interest rate होगा, उसमें जो gap होता है उसकी वजह से ये रिस्क होता है, उसी की डिफरेंस की वजह से। अब हम लोग मार्केट रिस्क के बारे में पढ़ेंगे। इट द रिस्क दैट अराइजेज ड्यू टू एडवर्स मूवमेंट ऑफ मार्केट वेरिएबल। जब मार्केट रिस्क किस किस चीज़ों की वजह से? एक्सचेंज रेट की वजह से होता है, इंटरेस्ट रेट की वजह से होता है, और व्हेन द प्लेयर्स आर अनेबल टू एग्जिट द पोजीशंस क्विकली, मार्केट रिस्क टेक्स द फॉर्म ऑफ। अब मार्केट रिस्क के क्या क्या फॉर्म होते हैं? इंटरेस्ट रेट रिस्क, इक्विटी रिस्क, करेंसी रिस्क, लीगल रिस्क। ठीक है, इसके बारे में हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।
और कोशिश यही रहती है कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे पाऊँ। थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ मैं कि कुछ और भी आगे आपको अच्छे कंटेंट की ओर मैं मूव करूँ, ताकि आपका BFM एक बार में निकल जाए। कुछ गलतियाँ होंगी, उसके लिए आप उसको इग्नोर करिएगा और अच्छी बातों को एक्सेप्ट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।